एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है मीजल्स। मीजल्स एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो मोस्टली बच्चों को अफेक्ट करती है, बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो अगर किसी बच्चे के अंदर मीजल्स हो जाता है तो उसके अंदर मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस डिजीज़ के बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मीजल्स क्या होता है, क्या पॉजिटिव एजेंट रहता है इस डिजीज़ का, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इस डिजीज़ के, किस प्रकार हम इस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं और किन वैक्सीन्स को यूज़ करके इस डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है, इस डिजीज़ के क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को अपन कवर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीजल्स की। होता है क्या है, तो मीजल्स एक एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड। मीजल्स इज ए हाईली एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों के अंदर होने वाली हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कोज्ड बाय ये वायरस से होती है, जिस वायरस को अपन बोलते हैं मीजल्स वायरस। और ये वायरस बिलोंग करता है पैरामिक्सो वायरस ग्रुप से, पैरामिक्सो वायरस ग्रुप से। तो यहाँ पे दो स्पेसिफिक चीज़ें दिमाग में रखना कि ये एक तो हाईली स्पेसिफिक डिजीज़ चाइल्डहुड की डिजीज़ है, ये बच्चों के अंदर होने वाली डिजीज़ है। इसके अलावा ये होती है मीजल्स वायरस से। कौन सा वायरस? इसका जो वायरस रहता है वो होता है मीजल्स वायरस। और मीजल्स वायरस जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो है पैरामिक्सो वायरस ग्रुप, पैरामिक्सो वायरस ग्रुप। कई बार आपको डाउट होता है, कई बुक्स के अंदर मिक्सो वायरस ग्रुप लिखा हुआ रहता है, कई बुक्स के अंदर पैरामिक्सो वायरस ग्रुप लिखा हुआ रहता है। तो जब अपन इसको क्लासिफाई करते हैं वायरस को, तो सबसे पहले जो फैमिली आती है इसकी वो है मिक्सो वायरस फैमिली, मिक्सो वायरस फैमिली। और मिक्सो वायरस फैमिली के अंदर कई प्रकार के ग्रुप है, जिनमें से एक है पैरामिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस के अंदर पैरामिक्सो वायरस, और पैरामिक्सो वायरस ग्रुप के अंदर आता है अपना मीजल्स वायरस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे अपन कहें तो ये भी कह सकता हूँ कि ये मिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है या मिक्सो वायरस फैमिली के पैरामिक्सो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मीजल्स वायरस के कारण होती है ये डिजीज़। देन ये मीजल्स जो वायरस होता है ये एक आरएनए टाइप का वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। देन जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं इसके, ये डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अदर सिम्टम जैसे कोराइजा, कफ, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ में। इसके साथ ही डिजीज़ के अंदर एक रेसेज का अपीयरेंस होता है, बॉडी पे रेसेज अपीयर हो जाते हैं। और इस डिजीज़ का जो अदर नेम होता है, मीजल्स को अपन रूबियोला के नाम से भी जानते हैं, मीजल्स को अपन रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। देन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर बच्चों में होने वाली मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी का एक कारण, बहुत बड़ा कारण होता है मीजल्स। जो डेवलपिंग कंट्रियाँ है, जो विकासशील देश है, उनमें बच्चों की मोर्टालिटी रेट बढ़ने या मोर्बिडिटी रेट, मृत्यु दर और बीमारी दर के पीछे मीजल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर अपन बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट की। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है मीजल्स वायरस। और अपन मीजल्स डिजीज का दूसरा नाम है रूबियोला। तो इस मीजल्स वायरस को अपन रूबियोला वायरस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक आरएनए वायरस है और पैरामिक्सो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका रहता है यूजुअली केस ऑफ मीजल्स। जो मीजल्स के केस होते हैं वही आगे मीजल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 7 to 14 डेज या 1 to 2 वीक्स तक का रहता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है ये, तो पोर्ट ऑफ एंट्री रहती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो इसका वायरस होगा वो किसी सस्पेक्टेड पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करेगा। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड पेशेंट के स्नीजिंग से, कपिंग से, स्पीकिंग से, लाफिंग से ये
पॉजिटिव एजेंट 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। देन बात करते हैं कम्युनिकेबिलिटी की। मीन्स अगर किसी पर्सन को मीजल्स हो गया तो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने का सबसे ज़्यादा खतरा रिस्क किस टाइम में रहेगी, तो उसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग डिजीज़ का स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है। तो आगे जब अपन मीजल्स के क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे तो मीजल्स के क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के बाद अपन डिजीज साइकिल में पढ़ते हैं कि कुछ टाइम तक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, मीन्स पॉजिटिव एजेंट अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है, जिसको अपन बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो एंटर होगा, होगा, इन्फेक्शन होने के बाद इनक्यूबेशन पीरियड आएगा। इनक्यूबेशन पीरियड पूरा होने के बाद पेशेंट के अंदर पहले जनरल सिम्टम आते हैं, मीजल्स वाले के अंदर फीवर आएगा, ये कोल्ड, कफ, रनिंग नोज, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद रेसेज अपीयर होंगे। तो इसने कहा है 4 डे बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रेसेज। मीन्स जिस दिन रेसेज अपीयर होते हैं उससे 4 दिन पहले से लेके रेसेज अपीयर होने के 4 दिन बाद तक। मीन्स रेसेज जिस दिन अपीयर हो रहे हैं उससे 4 दिन पहले से लेके 4 दिन बाद तक का जो टाइम पीरियड है, मीन्स 7 दिन का जो एक सप्ताह का ये टाइम पीरियड होता है, 1 वीक का, वो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबिलिटी का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पेशेंट से दूसरे पर्सन के अंदर मीजल ट्रांसमिट होने की सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है। तो ये जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है वो इस प्रकार है, 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रेसेज। रेसेज अपीयर होने से 4 दिन पहले से लेके 4 दिन बाद तक का जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबिलिटी वाला पीरियड होता है। तो अगर इस पीरियड के अंदर उस पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए तो मीजल्स के ट्रांसमिशन को अपन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, आगे ट्रांसमिट होने से रोका जा सकता है। तो कहा गया है आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए आइसोलेशन करें। फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ रेसेज मोर देन कवर्स द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। मीन्स एक सप्ताह तक अगर पेशेंट को आइसोलेट कर दे तो इसकी कम्युनिकेबिलिटी को अपन रोक सकते हैं, आगे फैलने से इस डिजीज को रोका जा सकता है। देन इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो मैंने बताया था कि इसके जो फीचर्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते हैं। पहले जनरल सिम्टम्स आते हैं, फिर इस डिजीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मीजल्स के क्लिनिकल फीचर्स को अपन 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली होती है प्रोड्रोमल स्टेज या प्री इरप्टिव स्टेज। इसको अपन प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं या प्री इरप्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं। बिगिन्स 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन एंड लास्ट अप टू 14 डेज। मीन्स ये स्टेज इन्फेक्शन होने के 10 डेज के बाद स्टार्ट होती है। मीन्स अपन ने पढ़ा था यूजुअली 7 to 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इन्फेक्शन होने के लगभग 10 दिन के बाद ये स्टेज स्टार्ट होगी और 14th डे मतलब इन्फेक्शन होने के 14 दिन तक बनी रहेगी। मीन्स इस स्टेज की ड्यूरेशन होगी 4 दिन तक, 4 डेज तक ये स्टेज बनी हुई रहेगी। जो प्रोड्रोमल स्टेज है अपनी या प्री इरप्टिव स्टेज है वो 4 दिन तक रहेगी और इसके अंदर जनरल सिम्टम देखने को मिलेंगे। मीन्स जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, फीवर, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज। इसके अलावा इसके जो साइन होते हैं उनको स्पेसिफिक अपन 3C साइन भी कहते हैं। 3C साइन है। 3C साइन मतलब 3C के अंदर अपने आते हैं कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। तो ये विशेषकर 3 स्पेसिफिक साइन इस प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं जिनको अपन बोलते हैं 3C साइन, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मीन्स आइज का कलर रेड हो जाना, आइज से वाटरी डिस्चार्ज होना, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फोटोफोबिया यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। मीन्स कंजक्टिवाइटिस होने के कारण सनलाइट से प्रॉब्लम्स आएगी, वो पेशेंट सनलाइट से दूर जाएगा, उसको डर सा लगेगा सनलाइट से। अब क्या होता है इस स्टेज के बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर रेसेज अपीयर होते हैं।
प्री इरप्टिव या प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर तो जनरल सिम्टम थे, अब स्किन पे रेसेज बनेंगे। तो रेसेज बनने से 1 या 2 दिन पहले 1 और 2 डेज बिफोर अपीयरेंस ऑफ रेसेज कोप्लिक स्पॉट अपीयर होता है। रेसेज बनने से, रेसेज तो आएगी इरप्टिव स्टेज के अंदर, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं प्री इरप्टिव स्टेज या प्रोड्रोमल स्टेज। तो प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर, प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर जो रेसेज बनने वाले हैं आगे जाके, उनसे 1 या 2 दिन पहले कोप्लिक स्पॉट बन जाता है। कोप्लिक स्पॉट मीन्स, बात करते हैं आगे अपन कोप्लिक स्पॉट होता क्या है। तो स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट ऑन बकल म्यूकोजा इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मोलार लोअर मोलार टीथ। मीन्स जो अपने लोअर मोलार टीथ होते हैं, मोलार टीथ होते हैं जिनको अपन अकल दाढ़ बोलते हैं या विजडम टीथ बोलते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ, लोअर मोलार टीथ के सामने की जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बकल कैविटी की, वहाँ पर एक ब्लूइश वाइट स्पॉट बन जाता है, छोटा सा धब्बा बन जाता है, जिसका बेस यूजुअली रेड कलर का होता है। इसी को अपन बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट। जैसे आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो, ये यहाँ पे जो बना हुआ है वो कोप्लिक स्पॉट है। ये फर्स्ट मोलार टीथ, फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ है। इन फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ के सामने ये जो रेड कलर का बेस वाला स्पॉट बना हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट। तो ये कब बनता है? रेसेज अपीयर होने से 1 या 2 दिन पहले ये कोप्लिक स्पॉट अपने को देखने को मिलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी इरप्टिव स्टेज। ये वो पहले थी प्री इरप्टिव स्टेज या प्रोड्रोमल स्टेज। उस स्टेज के कंप्लीट होने के बाद अपनी इरप्टिव स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होगा? स्किन पे रेसेज बनेंगे, चकते से बनेंगे। स्किन पे रेसेज बनेंगे और चकते से बनेंगे। अब यूजुअली जो रेसेज बनते हैं उनकी स्टेप को अगर अपन देखें, कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो 4 स्टेज उनके अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या होता है? रेसेज अपीयर होते हैं, मीन्स मैक्युलार। फिर क्या होता है? वो रेसेज फिक्स हो जाते हैं वहाँ पे, जिनको अपन बोलते हैं पेप्युलार। फिर क्या होता है? उनके अंदर अगर फ्लूइड भर जाए तो वेसिकुलार। और लास्ट में क्या होता है? वो श्रिंक हो जाते हैं, डिसअपियर होने लग जाते हैं और स्कार बन जाता है, तो उनको बोलते हैं स्कैब। तो 4 स्टेज होती है, मैक्युलार, पेप्युलार, वेसिकुलार और स्कैब। तो यहाँ पे जो मिजल्स के रेसेज बनते हैं वो मोस्टली मैक्युलार या पेप्युलार होते हैं, मैक्युलार या पेप्युलार होते हैं। जबकि अपन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के जो रेसेज देखते हैं वो वेसिकुलार रेसेज होते हैं। ध्यान रखना, मिजल्स एंड जो अपन रूबेला के रेसेज होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्युलार या पेप्युलार होते हैं। जबकि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के जो रेसेज बनते हैं वो वेसिकुलार होते हैं, मीन्स उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। जबकि मीजल्स और रूबेला के रेसेज के अंदर फ्लूइड नहीं होता, इसलिए उनको बोलते हैं मैक्युलार रेसेज। तो अपीयरेंस ऑफ ए टाइपिकल डस्की रेड मैक्युलार और मैक्युलोपेपुलार रेसेज। मैक्युलोपेपुलार या मैक्युलार रेसेज अपीयर होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। एंड बिगिंस बिहाइंड द ईयर। सबसे पहले ये बनते हैं ईयर के पीछे की ओर, कान के पीछे की ओर ये रेसेज बनते हैं। देन स्प्रेड रेपिडली ओवर फेस एंड नेक विथ इन फ्यू हार्स। मीन्स कुछ घंटों के अंदर ही ये स्प्रेड होके फेस और नेक पर भी ये रेसेज अपीयर हो जाते हैं। सबसे पहले बने बिहाइंड द ईयर मैक्युलार रेसेज या मैक्युलोपेपुलार रेसेज थे। फिर क्या हुआ? इनके अंदर ये स्प्रेड हुए, कुछ घंटों के अंदर फेस और नेक तक पहुंच गए। देन एक्सटेंड डाउन एंड प्रोग्रेस टू लोअर एक्सट्रीमिटीज इन 2 और 3 डेज। मीन्स 2-3 दिन के अंदर अंदर ये रेसेज पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज पे, अपनी चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, बैक पे और लोअर एक्सट्रीमिटीज तक, पैरों तक ये पहुंच जाते हैं 2-3 दिन के अंदर। देन फिर क्या होता है? नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर फीवर एंड रेसेज डिसअपियर इन 3 to 4 डेज विथ ए ब्राउनिश स्कार। मीन्स जो एक्सट्रीमिटीज तक हो गए थे, अब 3-4 दिन के अंदर वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे, फीवर ठीक होने लगेगा और उन रेसेज की जगह एक स्कार बन जाएगा, जो यूजुअली ब्राउनिश कलर का, भूरे कलर का स्कार वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से इरप्टिव स्टेज होती है। इरप्टिव स्टेज के अंदर मैंने बताया मैक्युलो या मैक्युलोपेपुलार रेसेज बनेंगे। सबसे पहले बिहाइंड द ईयर बनेंगे। देन ईयर के बाद ये रेपिडली कुछ घंटों के अंदर स्प्रेड होके फेस और नेक पर बन जाएंगे। देन इन 2 to 3 डेज
ये पूरी लोअर एक्सट्रीमिटीज तक स्प्रेड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर ये डिसअपियर होने लगेंगे, फीवर डिसअपियर हो जाएगा और ब्राउनिश स्कार बन जाएगा। देन स्कार में परसिस्ट फॉर 2 months और मोर, ये स्कार भी 2 महीने तक रह सकता है या 2 महीने से ज़्यादा टाइम तक ये स्कार वहाँ पे रह सकता है और 2 महीने के अंदर डिसअपियर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इरप्टिव स्टेज थी, इसमें इस प्रकार के रेसेज देखने को मिलते हैं। जो आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो ये इस टाइप के रेसेज होते हैं, मैक्युलर या मैक्युलोपेपुलर रेसेज, जो सबसे पहले बिहाइंड द ईयर बने थे, फिर पूरी बॉडी पे एक्सटेंड हो गए। अब क्या होता है, इसी स्टेज के अंदर इरप्टिव स्टेज के लास्ट तक पूरे रेसेज डिसअपियर हो जाते हैं, फीवर ठीक हो जाता है। अब अपना पेशेंट वापस रिकवर होने लगता है। तो जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है पोस्ट इरप्टिव स्टेज। मीन्स अब ये ठीक होने वाली स्टेज है, इसके अंदर सारे साइन एंड सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन इतने टाइम इलनेस रहने के कारण पेशेंट फैटीग महसूस करता है, फील करता है और उसके अंदर वेट लॉस हो जाता है। देन इस डिजीज़ के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अगर डिजीज़ से पेशेंट अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता या अपन उसको ट्रीट नहीं कर पाते तो कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी मीजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मोस्ट फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है मीजल्स एसोसिएटेड डायरिया। मीजल्स के साथ साथ इस पेशेंट के अंदर डायरिया भी देखने को मिलता है। देन कुछ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है निमोनिया। देन अगर मीजल्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन के कारण किसी बच्चे की डेथ होती है तो उन डेथ के अंदर 90% डेथ का रेस्पॉन्सिबल कॉज होता है निमोनिया। 90% डेथ का जो रेस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है निमोनिया। मीन्स 90% ऑफ मीजल्स एसोसिएटेड डेथ्स आर ड्यू टू पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस या निमोनिया के कारण होती है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है मीजल्स का पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। देन इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये रेयर केस के अंदर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस अपने को सीन होते हैं, सच एज फेब्राइल कन्वर्जन, मीन्स फीवर के साथ कन्वर्जन भी देखने को मिलता है। देन एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन, और ये कॉम्प्लिकेशन होता है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस, ये भी एक मीजल्स का न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस क्या होता है, SSPE क्या होता है। तो SSPE इज एन रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, डेवलप्स सेवरल ईयर्स आफ्टर मीजल्स इन्फेक्शन। ये एक मीजल्स का खतरनाक वाला कॉम्प्लिकेशन है, सीवियर टाइप का कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इमिडिएटली डेवलप नहीं होता, मीजल्स होने के कई सालों बाद होता है। मीन्स अगर किसी पर्सन को मीजल्स हुआ है तो मीजल्स होने के बाद क्या होता है, वायरस अगर बॉडी के अंदर रिमेन रह जाता है कहीं पे तो वो वायरस ब्रेन के अंदर पहुंचकर अपने ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, जिसको अपन बोलते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वायरस इन ब्रेन। क्योंकि वायरस कहाँ पहुंच गया, अपना ब्रेन के अंदर पहुंच गया, इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। देन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन, इसके अंदर क्या होता है, मेंटल डिटोरिएशन होती है, मेंटल जो ब्रेन के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लीडिंग टू पैरालिसिस, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस डेवलप हो जाएगा। देन इनवॉलंटरी मूवमेंट, जो वॉलंटरी मसल्स है उनके अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिलेगी, अनकंट्रोल्ड वो मूवमेंट जो नहीं जाता उस टाइप की मूवमेंट हो रही है, इनवॉलंटरी मूवमेंट। जैसे मान लो वो हाथ हिलाना नहीं चाह रहा फिर भी उसका हाथ हिल रहा है, फिंगर्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, लेग्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ब्रेन के जो फंक्शंस थे वो डिस्टर्ब हो गए। उसके अलावा मसल्स रिजिडिटी हो सकती है, मसल्स के अंदर स्टिफनेस डेवलप हो सकती है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ये इसके बहुत सीवियर सिम्टम है, लेकिन ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कम, 1 लाख% में से एक के अंदर इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मीजल्स का। और इसको डायग्नोस करने के लिए अपने को CSF एग्जामिनेशन करना होता है, क्योंकि CSF के अंदर अगर मीजल्स का वायरस प्रेजेंट है, मीजल्स वायरस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफेलाइटिस पेशेंट के अंदर एज कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुका है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मीजल्स के जो अपने को देखने को मिलते हैं।
देन अपन बात करते हैं प्रिवेंशन की। मिजल्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या आगे फैलने से रोका जा सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए अपन यूज करते हैं वैक्सीन्स। किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है वैक्सीन। तो मिजल्स को प्रिवेंट करने के लिए अपन जो वैक्सीन्स यूज़ करते हैं उनमें दो कैटेगरी की अपने पास वैक्सीन अवेलेबल है। फर्स्ट है अपने पास मिजल्स वैक्सीन, मीन्स ये सिंगल वैक्सीन है मिजल्स की, जो लाइव एटीन्यूटेड लिपोलाइज्ड वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है जो पाउडर फॉर्म के अंदर, ड्राइड पाउडर फॉर्म के अंदर अपने पास होती है, अवेलेबल रहती है। देन इस ड्राइड पाउडर फॉर्म वैक्सीन को फ्रीजर के अंदर हमेशा स्टोर किया जाता है। ये ड्राइड पाउडर के फॉर्म में होती है और फ्रीजर के अंदर स्टोर किया जाता है। जब पेशेंट को ये वैक्सीन लगानी होती है, वैक्सीनेशन करना होता है, तो इस वैक्सीन को डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर इसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के बाद इस वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। पहले तो फ्रीज करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, तो फ्रीजर के अंदर रखते हैं अपन, लेकिन डाइल्यूट करने के बाद इसको घोलने के बाद 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और डाइल्यूट करने के विथिन 4 आवर्स के अंदर अंदर इसको यूज करना होता है। इससे ज़्यादा टाइम तक अपन इसको यूज नहीं करते। अगर 4 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया तो डाइल्यूट की हुई वैक्सीन को डिस्कार्ड किया जाता है, फेंकना पड़ता है अपने को। देन इस वैक्सीन की डोज रहती है 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से 8-9 मंथ अपन एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये मीजल्स वैक्सीन होती है अपने सिंगल वैक्सीन। इसके अलावा कुछ कंबाइंड वैक्सीन भी अपन यूज करते हैं, जैसे MMR वैक्सीन और MR वैक्सीन। तो इस तरह से ये वैक्सीन अपन यूज करते हैं मीजल्स को प्रिवेंट करने के लिए। देन इम्यूनोग्लोबुलिन भी अपन मीजल्स से प्रिवेंशन करने के लिए यूज करते हैं, जो कि WHO के द्वारा रिकमेंडेड किए गए हैं। तो मीजल्स में भी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन अर्ली इन इनक्यूबेशन। मीन्स अगर किसी पेशेंट को एक्सपोजर हो गया, मिजल्स का इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन होते ही तुरंत ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करके भी उसके अंदर डिजीज प्रोग्रेस होने को अपन रोक सकते हैं। जो WHO के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया है कि अगर किसी पर्सन को मिजल्स का एक्सपोजर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो तुरंत डिजीज के सिम्टम अपीयर होने से पहले ही अगर अपन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर कर दे तो डिजीज होने से रोका जा सकता है। देन जो डोज रिकमेंडेड की गई है WHO के द्वारा वो है 0.5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से विथिन 3 to 4 डेज ऑफ एक्सपोजर। मीन्स एक्सपोज होने के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अगर 0.25 mg पर kg के हिसाब से ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो डिजीज को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। देन द पैसिव इम्यूनाइज्ड पर्सन शुड बी गिवन लाइव मीजल्स वैक्सीन 8 to 12 वीक्स लेटर। इसके बाद WHO ने रिकमेंडेड किया है कि एक्सपोजर होने के बाद एक बार तो अपन ने इम्यूनोग्लोबुलिन देके डिजीज डेवलप होने से रोक दिया, लेकिन अपने को पता है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो लाइफ टाइम नहीं चलती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो इस पेशेंट को फर्दर इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए इसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप करवानी है, जिसके लिए बाद में 8 से 12 वीक के बाद में इसके अंदर लाइव मीजल्स वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन भी अपने को करना है। तो ये दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स होता है कि एक्सपोजर होने के बाद तो अपन 0.25 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इम्यूनोग्लोबुलिन दे दें ताकि डिजीज़ के सिम्टम ना हो। फिर 8 to 12 वीक से के बाद लाइव मीजल्स वैक्सीन से एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर दिया जाए। तो ये इस तरह से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मीजल्स से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट थिंग बता दूं कि मीजल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डज नॉट कोज एनी कंजेनाइटल डिटोरी अबनॉर्मलिटीज टू द फीटस। कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी वुमन को मीजल्स हो गया तो वो मीजल्स इन्फेक्शन फीटस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके अंदर कोई भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी डेवलप नहीं करता। तो इस तरह से ये थी आज की अपनी डिजीज़ कंडीशन मीजल्स।